साठोत्तर हिंदी साहित्य। साठोत्तर हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत 1960 ईस्वी के बाद 60 उत्तरी मतलब 1960 के पश्चात मुख्यतः जो नया लेखन आया उसे साठोत्तरी साहित्य कहते हैं। उसमें नई कहानी भी है, नई कविता भी है। इस युग से काफ़ी हद तक भिन्नता की प्रतीति कराने वाली ऐसी पीढ़ी की द्वारा रचित साहित्य है जिसमें विद्रोह है, असंतोष है, अराजकता है, सपाट बयानी है इस स्वर के साथ में। हालांकि इसके साथ साथ सहजता और जनवादी चेतना की समांतर धारा भी साहित्य क्षेत्र में प्रभावित हो रही थी। इस समय में साठोत्तरी लेखन में विद्रोही चेतना और आंदोलन के प्राथमिक रूप से कविता में ज़्यादा प्रमुख रूप से उभर करके आया है और उसमें कई तरह के आंदोलन भी हुए हैं। साठोत्तरी साहित्य को अगर नई कविता से अलग किया जाए तो कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से अलग दिखाई पड़ती है। जो एकाएक दिखने वाली कोई नई वस्तु नहीं, पर नई कविता से उससे आगे निकलकर साठोत्तरी कविता बढ़ती है। 60 के बाद की कविता में असंतोष, अस्वीकृति, विद्रोह का स्वर बहुत साफ और तीखा उभरता हुआ नजर आता है। नई कविता में जो असंतोष और अस्वीकृति का स्वर विद्यमान था, पर वो यहाँ पर साठोत्तरी कविता में विद्रोह तक पहुँचता है, व्यंग और विद्रोह को स्वर देता है, आक्रोश को स्वर देता है, जीवन की टूटती हुई मूर्तियों के बहुत करीब आकर उनकी टूटने की तलखी और व्यथा पीड़ा को अभिव्यक्ति देता है, उस अस्वीकृति के को उग्रता से पहचानता है। नई कविता की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने समग्र प्रामाणिक अनुभूतियों को उनके जीवंत परिवेश में प्रस्तुत किया। विषय अनुभूति के अभिजात्य और भिन्न भिन्न दृष्टियों तथा वादों से के दायरे से को तोड़ करके वह प्रकट हो रही थी और एक व्यक्ति के भोगे हुए जीवन के हर छोटे बड़े सत्य को प्रतीकों और बिंबों के माध्यम से उभारने की कोशिश कर रही थी ये कविता, और इसी में अपनी सार्थकता समझ रही थी। लेकिन कुल मिलाकर नई कविता के कवियों में पीड़ा के बावजूद भविष्य निर्माण के प्रति सकारात्मक आशा भी बनी रही। स्वतंत्रता के बाद में ऐसी परिस्थितियों के कारण उनमें हताशा और टूटन का भाव काफ़ी था, परंतु उनके सपने भी धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे थे और आशाएं बहुत कम बची थी। ऐसे मोह भंग के समय में नई कविता में के एक यातना बोध और अस्वीकृति के बीच में एक विद्रोह का स्वर अब उभरने लगा, जो पहले कम था। वो साठोत्तरी कविता में ज़्यादा प्रमुख होकर उभरता है। धीरे धीरे ऐसा इल्यूजन दम घुटते हुए और मोहभंग होते हुए व्यक्तियों के सामाजिक परिवेश और भी कुरूप लगने लगा, भविष्य के सपने टूटने लगे। ऐसे में बच्चन सिंह अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं कि कवियों के उगाए हुए सूर्य में रोशनी नहीं आई, सूर्य का स्वागत व्यर्थ चला गया। अनेक साहित्यकारों को दो ही रास्ते नज़र आ रहे थे, या तो वे नई कविता के प्रधान स्वर में स्वर मिला करके पीड़ा की मुक्त अनुभूति की और गहनता से व्यक्त करें, अथवा वे सारी परिस्थितियों और संवेदनशील मन को झकझोर कर और यातना के बीच से उभर कर उन्हें विद्रोही बन करके सब कुछ अस्वीकार करने के साथ में आगे बढ़ें। साहित्य में दोनों धाराएं थी, परंतु 1960 के तुरंत बाद विद्रोही धारा प्रधान हो गई, जिसमें अधिकांश निर्लक्ष्य और विकृत लक्ष्य भी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी वो विद्रोह करने वाली कविता के रूप में उसके अनुभव हो रही थी। साठोत्तरी कविता के प्रभाव और प्रकृति को देखा जाए तो हिंदी साहित्य का पहला दशक 1960-70 में आधुनिकतावाद से विशेष रूप से प्रेरित है। साठोत्तरी कविता भी इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि आधुनिक और आधुनिकता में थोड़ा अंतर होता है। इस आधुनिकता बोध से प्रेरित होकर के वस्तुतः नई ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी, उसके फलस्वरूप उत्पन्न वाले मानवीय स्थितियों के नए और गैर रोमांटिक अविश्वसनीय साक्षात्कारों का नाम आधुनिकता थे। उस आधुनिक साहित्य में एक विशेष प्रकार का साहित्य है, यह
सांस्कृतिक मूल्यों और संवेदना को अस्वीकार कर को जो स्थापित मान्यताएं, पारंपरिक मान्यताएं थी, उनको अस्वीकार कर रहा था। और ये दुनिया की मान्यताओं को मंजूर नहीं करती थी, परंपरा की बेड़ियों के रूप में लेती थी उन चीज़ों को। आधुनिकतावादी अंतर यात्रा करता है, मूल्यों का मखौल उड़ाता है, वह विद्रोही होता है, भीड़ का विरोध करता है, वह मनुष्य की मुक्ति का विश्वासी है। वह अपने को अमानव की स्थिति पर पाता है और स्नेह, कृतज्ञता आदि को निष्कासित कर देता है। संयम की कमी, प्रयोग, साहित्य रूपों की तोड़फोड़, शौक देने की मनोवृत्ति, आक्रोश, क्षोभ, हिंसा की आकांक्षा आदि इसकी विशेषताएं मानी गई हैं। नई कविता से विलगाव अनुभव करते हुए काव्य क्षेत्र में जो अनेक प्रवृत्तियां सक्रिय रही, उनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय है गिल्सबर्ग यानी अमेरिकी बेटनिक और उनमें प्रभावित बंगाल के मलय रायचूरी और सुविमल ब्लॉक जैसे भूखी पीढ़ी के कवियों के समानांतर हिंदी में उभरने वाली राजकमल चौधरी तथा अकविता और अस्वीकृति कविता से संबद्ध कुछ अन्य कवि जिन्होंने हेटेरोसेक्सुअल ओपन सीक्रेसी की बीट धारणाओं में अपनाकर समाज से अपने को डिसएफिलेटेड करने का प्रयत्न किया, असंबद्ध करने की कोशिश की। उनकी किताबों में ऐसी यौन और नंगे प्रयोग भी हैं, विक्षोभ भी है, आक्रोश का स्वर भी है, और जिसे सामान्य रूप से संस्कारहीनता या विकृति कहा जाता है वो भी मिलती है। राजकमल चौधरी की अगुवाई में 1 दशक तक उन्होंने नेतृत्व किया ऐसे काव्यधारा, उसमें आधुनिकता बोध की भी झलक दिखाई पड़ती है। ऐसे समय में इस साक्षोत्तरी कविता में कई तरह के कई अलग अलग बिंदुओं को लेकर चलने वाले काव्यात्मक आंदोलन भी उभर के आए। थोड़े से समय में ही काफ़ी आंदोलन उभर करके आए, जिनमें से प्रमुख रूप से सनातन, सूर्योदयी कविता, अपरंपरावादी कविता, अन्यथावादी कविता, सीमांत कविता, योत्सावादी कविता, अस्वीकृत कविता, अकविता, सकविता, अभिनव कविता, अधुनातन कविता, नूतन कविता, नाटकीय कविता, एंटी कविता, निर्दिशामयी कविता, एब्सर्ड कविता, गीत कविता, नव प्रगतिवादी कविता, सांप्रतिक कविता, बीट कविता, ठोस कविता, विद्रोही कविता, कबीरपंथी कविता, उत्कविता, विकविता, बोध कविता, अति कविता, टटकी कविता, ताजी कविता, प्रतिबद्ध कविता, अगली कविता, शुद्ध कविता, नंगी कविता, स्वस्थ कविता, गलत कविता, सही कविता, सहज कविता, नवगीत, अगीत, ऐसे कई आंदोलन थे। इनमें से कुछ आंदोलन प्रमुख रूप से हमारे ध्यान में आते हैं, जिनमें से एक है सनातन सूर्योदयी कविता। 1962 के आसपास में भारती के अंक में श्री वीरेंद्र कुमार ने सनातन सूर्योदयी नई कविता की घोषणा की। इस अपना मंतव्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि कविता पतन, पराजय, कुंठा, आत्मपीड़ा और जीवित आत्मघात के असूच अंधकार में आत्महारा, दिशाहारा होकर भटक रही आज की अनाथ काव्य चेतना के सम्मुख हम अल्प से महान में ले जाने वाली, अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाली, मृत्यु से अमृत के ले जाने वाली, सीमा से असीम की ओर ले जाने उतारने वाली कविता आगामी कल की अनिवार्य सनातन धर्म सूर्योदयी नूतन कविता धारा के द्वारा मुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार इस आंदोलन का मुख्य स्वर व्यवस्था का ही था, परंतु लगभग 3 साल बाद ही भारती के 1965 के अंक में इसके स्थान पर नूतन कविता का स्वर सुनाई दिया, जो गंगा प्रसाद विमल जैसे प्रमुख कवियों के रूप में उभर के सामने आते हैं और वो आगे जाकर अकविता में सम्मिलित हो जाते हैं। एक तरह की कविता को युयुत्सावादी कविता, युद्धोन्मुख संघर्षशील जो चीज़ है
उसका संबंध युयुत्सा नामक पत्रिका से था। युयुत्सावादी कविता के प्रवर्तक शलभ श्री राम सिंह थे। उनकी मान्यता रही है कि आदिम युयुत्सा ही साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा है। युयुत्सा मतलब युद्ध और संघर्ष की प्रवृत्ति। उनका कहना है कि मैं साहित्य सर्जन की मूल प्रेरणा के रूप में उसी आदिम युयुत्सा को स्वीकारता हूँ जो कहीं न कहीं प्रत्येक क्रांति, परिवर्तन और विघटन के रूप में प्रमुख रही है। यह युयुत्सा जिजीवित्सावादी, मूसावादी, विद्रोहात्मक, प्लेटोनिक कुछ भी हो सकती है। रूपांबरा के माध्यम प्रारंभ के अंतर्गत स्वदेश भारती द्वारा उसका सबका एक मात्र कारण युयुत्सा की घोषणा करते हुए शलभ श्री राम का ये उद्धरण दिया गया था। रूपांबरा के ही अगस्त 1966 के अधुनातन कविता अंक में भी युयुत्सा नवलेखन प्रधान सहकारी प्रयास के रूप में सामने आया और 3 कवियों के वक्तव्य सहित संपादक ने नई संवेदनशीलता की बात भी उठाई। विमल प्रसाद पांडे, रामेश्वर दत्त मानव, ओम प्रभाकर, बजरंग विश्नोई आदि ने भी अपने आप को इस आंदोलन से संबद्ध किया। एक कविता का आंदोलन अस्वीकृत कविता का भी आता है। वो उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से जो 1966 में के अंक में श्री राम शुक्ल ने अस्वीकृत कविता का नारा बुलंद किया। एक लंबी अस्वीकृत कविता, मरी हुई औरत, ऐसी कई शीर्षकों से प्रस्तुत की गई। शुक्ल जी के लिए ने इसे प्रस्तुत किया, आगे बढ़ाया। अस्वीकृत कविता के प्रवक्ता कवि की मान्यताएं अलग तरह की हैं। अस्वीकृत विधान और प्रवृत्तियों को ज़्यादा, संवेगों को ज़्यादा उभारते हैं। आगे जा कर के वो तब प्रधान नहीं रह पाए। एक प्रमुख काव्य आंदोलन अकविता का आंदोलन इस समय में, जिसे डॉक्टर श्याम परमार ने आगे बढ़ाया। यद्यपि उसमें जगदीश चतुर्वेदी के साथ बराबर भागीदार थे उसके रूप में। उन्होंने अकविता पत्रिका के 3 संपादकों ने इसकी भूमिका स्थापित की। जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार और रविंद्रनाथ त्यागी ने। इस पत्रिका ने कई सैद्धांतिक लेख उतने नहीं छापे। उन लोगों की मान्यता थी कि बात बोलेगी, हम नहीं बोलेंगे। कविता के समर्थन में अकविता और कला संदर्भ शीर्षक में बाकायदा पुस्तक भी लिखी, जिसमें बहुत विध कविता और परिभाषा करने का प्रयत्न किया गया। जगदीश चतुर्वेदी इस वर्ग के कवियों के द्वारा बौद्धिक स्तर पर जिए गए जीवन की एकांगिता, विसंगति, कचोट के कारण को सप्रमाण अभिव्यक्ति प्रदान करने की सचेतनता के कारण काव्य की पुरातन परंपरा से पृथकता के कारण वो अभिनव कविता भी कहते हैं। कवियों की प्रवृत्तियां और अलग अलग मनस्थितियों से जुड़ी हुई होने के कारण कविता को कलाधर्मी कविता भी कहा जाने लगा। इस आंदोलन की पत्रिका के प्रस्ताव को में गिरजा कुमार 1965 से 1967 तक कई दूसरे लोग भी जुड़े, जिनमें प्रमुख रूप से गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, विमल और अतुलादि नाम भी सामने आते हैं। आगे चलकर कुछ कविताएं छोटे छोटे स्तर पर, जैसे बीट कविता एक थी, अमेरिकी बीट प्रभाव को व्यक्त करते हुए डॉक्टर प्रभाकर माचवे, बंगला प्रभाव के कारण से राजकमल चौधरी, जो भू की पीढ़ी का प्रभाव मानते थे, गिन्सबर्ग के प्रभाव के कारण त्रिलोचन और शमशेर बहादुर भी इस बीट कविता से जुड़ते हैं। एक कविता का आंदोलन ताजा कविता के रूप में हुआ, जिसे लक्ष्मीकांत वर्मा ने आगे बढ़ाया, उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। पहले नई कविता के बड़े समर्थकों में से थे। उन्होंने नई कविता के सैद्धांतिक विश्लेषण से संबंधित पहली प्रमुख पुस्तक लिखी थी, नई कविता के प्रतिमान, परंतु बाद में मान्यता बदलने पर ताजी कविता के प्रवर्तक बन गए। उन्होंने ताजी कविता का आंदोलन इसलिए चलाया कि नई कविता में अब कुछ नयापन नहीं रह गया। उनके अनुसार वह एक खास रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। वर्मा जी का यह भी कहना था कि नई कविता का अधिकांश परोक्ष रूप से नाबिनालबद्ध छायावाद से जीवन शक्ति लेता रहा था। हालांकि ताजी कविता का यह आंदोलन भी आगे चल नहीं पाया। इसी के साथ में एक कविता का धारा, प्रतिबद्ध कविता की धारा भी आता है, उसके साथ परमानंद श्रीवास्तव का नाम जोड़ा जाता है। वे कहते हैं कि मैं मानता हूँ कविता के सामने इसके सिवा दूसरा विकल्प नहीं है कि वह आज की संपूर्ण मानव नियति का साक्षात्कार करे और पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा
प्रेरित अमानवीकरण के स्वरूप को विद्रोह को संघर्ष करे। प्रतिबद्ध कविता के दायरे में भाषा एक महत्वपूर्ण अस्त्र है। परमानंद श्रीवास्तव स्वयं भी आगे जाके इसको परिभाषित करते हैं कि प्रतिबद्ध कविता में संघर्ष सीधा और सार्थक शब्द है, इसका कोई छद्मवेश नहीं है। जो लोग किसी किस्म की प्रतिबद्धता को स्वीकार नहीं करते वे झूठा संघर्ष करते हैं, उसका मजा लेते हैं। इस प्रकार आधुनिकता से प्रवृत्तियाँ बढ़ी। ऐसे ही कविता थी सहज कविता, उसके सूत्रधार रविंद्र भ्रमर को माना जाता है। इस आंदोलन का भी आधुनिकतावाद या अराजकतावाद से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इसके समर्थकों में आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी भी थे, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, अज्ञे दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र देवराज, इंद्रनाथ बदान, प्रभाकर माचवे, रामदर्श मिश्र के नाम शामिल है। श्याम परमार, राजकमल चौधरी ने भी इसे समर्थन दिया। 1967 में सहज कविता की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई। विज्ञप्ति के कुछ अंश इस प्रकार से 1960 के बाद एक वर्ग में मैनरिज्म का क्राफ्टमैनशिप को ही मूल लक्ष्य माना। हिंदी कविता कुल मिलाकर के टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के व्यापार के रूप में सामने आई, इसलिए ये फैशन भी रही, बहुत अर्थपूर्ण भी नहीं रही। अतः ही कविता का लक्ष्य नए सिरे से कविता की खोज करना था। इसमें परमानंद श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद सिंह, कुमार विमल, श्रीकांत जोशी, डॉक्टर श्याम सुंदर घोष, विश्वम्बर नाथ उपाध्याय, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, शिव प्रताप सिंह आदि कई लोग इस कविता के आंदोलन से जुड़ते हैं। इसी के साथ में नई कविता में एक आंदोलन शुरू हुआ नवगीत का, जो 1958 के आसपास में मुजफ्फरपुर में प्रकाशित गीतांगिनी नामक पत्रिका प्रकाशित हुई। पत्रिका में कुछ नवगीत लिखे गए। उस नवगीत लेखन का विकास नई कविता के समानांतर आगे बढ़ता गया। इस नई कविता की एक विशेष शैली बन गई है नवगीत। प्रथम संवेद संकलन दिनांक कविता 1964 में ओम प्रभाकर के संपादन में प्रकाशित हुई थी और उसके साथ में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, रामदर्श मिश्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ नवगीत प्रवक्ता के रूप में सामने आए। इन संकलनों में निराला से लेकर के नई पीढ़ी तक के अनेक गीतकारों के गीत संकलित थे। नवगीत का यह आंदोलन अन्य साठोत्तरी क्षणजीवी आंदोलनों से बिल्कुल भिन्न रहा। न तो इसे अराजकता आदि से कोई लेना देना था, न ही वैसी शौक देने वाली कोई प्रवृत्ति। यह विधा अपने आप में स्थापित रह चुकी है।